जाएंगे, हमें इतनी तो बात समझ आ गई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3 टाइप की एक्टिविटी होती हैं। तो बिजनेस में जो कुछ भी होता है वो किस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के संग लेते चलूंगा, जैसे कहा कैश सेल्स, बताओ कैश सेल्स, नगद में बिक्री हुई है, कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेशंस मेरे क्या है? मार्कर को बनाना और बेचना। तो इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाना, उसका भाड़ा देना, वेजेस देना, सैलरीज देना, ये सब मेरे ऑपरेशंस के खर्चे हैं। और इससे जो बिक्री होगी वो मेरे ऑपरेशंस से इनकम है। तो कैश सेल रेवेन्यू होता है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कैश सेल। दूसरी एक्टिविटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? क्लियर है ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में? ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, यानी 2 चीजों को मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं, तब ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। वो 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड। एक बिल्स रिसीवेबल होता है, नहीं स्टॉक नहीं, डेटर। देखो डेटर से ही तो बिल रिसीवेबल बनते हैं। पहले हम माल बेचते हैं तो पहले डेटर बनेगा, उसके बाद उनमें से कोई जो है कहेगा कि भाई मेरे पास बिल है। सपोज करो मैंने 10 जनों को उधार में माल बेचा, तो सारे मेरे डेटर हो गए, नहीं हो गए? और ये व्यापार का ही तो है, ऑपरेटिंग ही तो है या नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है। तो व्यापार का जो भी खड़ा होगा, पहले डेटर खड़े होंगे, उसके बाद उन डेटर्स में से 10 डेटर में से 4 कहेंगे भाई साहब मेरे पास बिल भी है, मैं बिल दे सकता हूँ, है ना, बिल रिसीवेबल साइन करके एक्सेप्ट करके आपको दे सकता हूँ। तो उसको उस समय हम क्या करेंगे, उन 4 जनों को बिल रिसीवेबल में ट्रांसफर कर देंगे। है तो वो डेटर ही, डेटर का ही तो हिस्सा है ये। तो इन दोनों को मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल बनता है। अब इनसे ये कैसी एक्टिविटी है? रिसीवेबल है यानी डेटर है, हमारे ऑपरेशंस से ही तो बने हैं ये डेटर, या हमारी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के कारण है ये डेटर? नहीं, ऑपरेशंस के कारण है। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इज आल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा प्राप्त करना। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ना, यानी आपने सेल करी और उसने बिल भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो गए। तो वो क्या है? वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड रिसीवेबल का घटना, घटेंगे कैसे? पैसे प्राप्त हो जाएंगे तो अपने आप घट जाएंगे। तो दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी है परचेज ऑफ बिल्डिंग। बताओ मैंने बिल्डिंग खरीदी, हाँ बिल्डिंग, बिल्डिंग किस साइड आती है बैलेंस शीट में? ये फाइनेंस साइड है, ध्यान रखना। जो लाइबिलिटी साइड है वो फाइनेंस साइड है, लाइबिलिटी, और जो असेट साइड है वो इन्वेस्टमेंट साइड है। अब मैंने बिल्डिंग परचेज करी, बोलो इस साइड आएगी इस साइड आएगी? इन्वेस्टमेंट। तो बिल्डिंग का खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग का प्लस होना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सेल ऑफ बिल्डिंग कैसी एक्टिविटी होगी?
हाँ नहीं, वो इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है। इन्वेस्टमेंट की इनकम कब होगी बताओ, चलो क्वेश्चन आ गया। मैंने बिल्डिंग थी मेरे पास, मैंने बिल्डिंग बेची, बेचने पर इनकम कब होगी? प्रॉफिट होगा तो इनकम होगी। अगर बेचने पर प्रॉफिट है तो इनकम, अगर बेचने पर लॉस हो गया तो वो एक्सपेंस। तो दोनों ही केस में बिल्डिंग का खरीदना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग का बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बेचने पर प्रॉफिट हो जाना इन्वेस्टिंग इनकम होती है। इन्वेस्टिंग इनकम होती है, इसका मतलब वो ऑपरेटिंग तो नहीं है। इन्वेस्टिंग कह रहे हो तो ऑपरेटिंग तो नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसे ही लॉस हो जाता है मुझे बिल्डिंग पर बेचने पर, कैसा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस इन्वेस्टिंग है, तो ऑपरेटिंग नहीं है वो, इट इज नॉन ऑपरेटिंग। तो फाइनेंस में जो फाइनेंसिंग की इनकम हो गई तो वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हाँ किसी में भी भाई, अगर इन्वेस्टिंग है तब भी नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग तो नहीं है। और फाइनेंस है तब भी वो ऑपरेटिंग नहीं है, तब भी नॉन ऑपरेटिंग है। भाई एक चीज क्या हो सकती है? अगर एक नॉन ऑपरेटिंग, अगर एक ऑपरेटिंग है तो वो फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। कोई चीज फाइनेंसिंग इनकम है, उसको तुम ऑपरेटिंग नहीं कह सकते, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। इनको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग को सेपरेट करना है बस। इतनी बात आई समझ में? अब कुछ कंसेप्चुअल चीजें समझना है इसमें। देखो ये एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये साइड लायबिलिटी साइड है और ये साइड असेट साइड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर कहें तो ये वाली साइड है फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहें तो ये इन्वेस्टिंग साइड असेट साइड होती है। शब्दों को समझना, बस शब्दों का हेर फेर है। बोले इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, इधर कहेंगे परचेज ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर भी क्या है? मैंने शेयर, सॉरी इशू ऑफ शेयर, इधर कहेंगे सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स। भाई इशू कर रहे हो तो तुम बेच ही तो रहे हो, है ना? इशू कर रहे हो शेयर तो तुम शेयरों को बेच रहे हो पब्लिक में, पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, पैसा आएगा, डिविडेंड आपको देना पड़ेगा इस पर। तो आप क्या करोगे? इशू ऑफ शेयर से पैसा आएगा तो ये कैसा फ्लो है यही समझना, ये इनफ्लो है। सेल ऑफ शेयर कहते हैं, देखो इशू ऑफ शेयर कहते हैं तो इशू का मतलब होता है निर्गमन करना, जारी करना, और जारी हम केवल अपने शेयर कर सकते हैं, हम किसी और के शेयर कैसे जारी कर सकते हैं? हम अपनी कंपनी के शेयर जारी कर सकते हैं, बाकी किसी के अगर हम बेचते हैं तो उसे हम सेल कहते हैं, ना कि इशू कहते हैं। इसका मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं शेयर की तो हमारे पास किसी और कंपनी के शेयर पड़े हैं, वो बेच रहे हैं, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। सेल ऑफ शेयर कहा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने कभी किसी के शेयर खरीदे होंगे, वहां इन्वेस्ट किया होगा, तो अब हम उनको बेच रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपोजिट इसका देखो, शेयर मैं जब बेच रहा हूं तो इससे क्या होगा? इनफ्लो होगा। इसका अपोजिट आउटफ्लो कब होगा? जब मैं परचेज ऑफ शेयर करूंगा, परचेज ऑफ शेयर करूंगा तो आउटफ्लो होगा।
शेयर को परचेज करूंगा तो आउटफ्लो होगा, सेल करूंगा तो इनफ्लो होगा। लेकिन अगर सेल और परचेज कहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर के नाम पर इशू अगर कहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और आउटफ्लो कैसे होता है बताओ? आउटफ्लो क्या शेयर कर लेते हैं हम? बाय बैक कर लेते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। यहां इसके नाम में ही बाय बैक ऑफ शेयर कहा हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझो, परचेज ऑफ शेयर कहा हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझो, इश्यू ऑफ शेयर कहा हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ शेयर कहा हो तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। दूसरा होता है डिबेंचर, इसको यहां क्लोज कर देते हैं। दूसरा होता है डिबेंचर। डिबेंचर को भी इशू अगर कहा है, इशू ऑफ डिबेंचर, तो वो यहां की आइटम है। और अगर यहां की आइटम होगी तो जरूर क्या कहा होगा? सेल ऑफ डिबेंचर। यहां की आइटम होगी तो क्या कहा होगा? सेल ऑफ डिबेंचर्स। अब इसका उल्टा, परचेज ऑफ डिबेंचर कहा हो तो यहां की आइटम है, डिबेंचर यहां की आइटम है। यहां क्या होगा? यहां पे इसका नाम परचेज नहीं होगा। अगर यहां की आइटम होगी तो इसका नाम परचेज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां इसका नाम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा। तीसरी बात समझना है इसकी, बैंक लोन। बैंक लोन अगर मैंने लिया है तो फाइनेंस है, किसी को लोन दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट है, असेट है। तो बैंक लोन अगर मैं लेता हूं तो उसको कहते हैं बैंक लोन रेज्ड कहते हैं, RAISED, रेज्ड। रेज्ड मतलब उठाना, उठाना। कहते हैं ना रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ। तो रेज मतलब लोन उठाना, लोन उठा लिया आपने। अब आपने लोन वापस किया तो उसको क्या कहेंगे? लोन वापस किया तो उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, रीपेमेंट ऑफ लोन। यहां क्या होगा? जब आप किसी को लोन दोगे तो यहां लोन नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस ऐसा नाम आएगा। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ये सब केवल क्या है? इनके शब्दों का खेल है, शब्दों में ध्यान रखना। इशू ऑफ शेयर है तो फाइनेंसिंग, सेल ऑफ शेयर है तो इन्वेस्टमेंट। साथ में इतना जरूर समझते रहना हर चीज के लिए कि कौन सा इनफ्लो है, कौन सा आउटफ्लो है। जहां पैसा आ रहा हो वो इनफ्लो है, जहां पैसा जा रहा हो वो आउटफ्लो है। इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर बताओ कैसी एक्टिविटी है? इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, वेरी गुड, फाइनेंस है और इनफ्लो है, वेरी गुड। फिर है आपका बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैसी एक्टिविटी है? बाय बैक, वेरी गुड, ये आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। इसके बाद डिविडेंड पेड बताओ, डिविडेंड आप पे कहां करोगे? यहां या यहां? हाँ, यहां डिविडेंड रिसीव होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको मिलेगा। अगर नहीं, डिविडेंड पेड है भाई। डिविडेंड तुम पे किसे करोगे? इन्वेस्ट भी करोगे और पे डिविडेंड भी तुम पे करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड रिसीव करोगे, अगर फाइनेंस करोगे यानी कहीं से पैसा जुटाओगे तब डिविडेंड पे करोगे।
हाँ, आउटफ्लो, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, बिल्कुल फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। फिर है आपका कैश परचेज, बताओ कैश परचेज, तुमने नगद में परचेज कर ली, क्या है ये? कैश परचेज, नगद में गुड्स खरीद लिए, गुड्स। वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर बात आती है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को तुमने पैसा दिया है। बिल्कुल, ट्रेड नाम ही ऑपरेटिंग है। देखो ट्रेड जो वर्ड है ना, वो मतलब व्यापार से, और व्यापार उसका मार्कर बनाने बेचने का है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस तो लगी रहती है। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बताओ कैसी एक्टिविटी है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? वेरी गुड, फाइनेंस का आउटफ्लो, वेरी गुड। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंसेस, वेरी गुड, ऑफिस एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। देखो बिजनेस से ही संबंधित है, मेरे मार्कर बेचने के लिए ऑफिस है वो मेरा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। फिर आ जाओ परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, वेरी गुड, गुडविल एसेट है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। वो खुद कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट हूँ। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड, बताओ कमीशन रिसीव्ड, हमारी व्यापार से ही कमीशन आता है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। रेंट पेड, देखो एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना कि अगर डिविडेंड पे करते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव करते हो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इंटरेस्ट पे करते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव करते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट पे का ध्यान, रेंट कंपनी अपने पीएल अकाउंट में यहां टू रेंट पे करेगी नहीं करेगी? 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए। अब कंपनी कर रही है रेंट पे, तो ये खर्चा कैसा खर्चा है कंपनी का? क्या ये कंपनी जो रेंट दे रही है ये अपनी कंपनी के अंदर इन मार्करों को प्रोड्यूस करने के लिए तो दे रही है? बिल्कुल ऑपरेटिंग है। रेंट पेड कैसी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। रेंट रिसीव्ड पे आ जाओ, ये और उल्टा है, ध्यान रखना। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड किस पे करोगे? मान के चलो कंपनी की बिल्डिंग है, वेरी गुड, इसका मतलब कंपनी ने अपनी बिल्डिंग किसी और को दे रखी है किराए पर, उसमें अपना प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, कोई और किराए पर ले गया है, वो हमें किराया दे रहा है, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड रेंट पेड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
इनकम टैक्स पेड बताओ, इनकम टैक्स पेड। सर इनकम टैक्स पेड ना। हाँ, पैसा तो जा रहा है भाई, कैश पे कर रहे हो तुम इनकम टैक्स। ऑपरेटिंग, तुम जो ये टैक्स पे कर रहे हो ना, ये अपने बिजनेस की ही कमाई का टैक्स पे कर रहे हो। बात समझ आई? हाँ, जितना मैंने बिजनेस से कमाया उसका टैक्स दूंगा। बाकी देखो हमारी इन्वेस्टमेंट तक का टैक्स ना वहीं से कट लेता है पहले ही। तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा ना, अगर तुमको डिविडेंड भी मिलेगा तो वो टैक्स कट के मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अपनी जो बिजनेस की कमाई है उस पर टैक्स देते हो, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो भी ऑपरेटिंग, रिफंड भी हो गया तो ऑपरेटिंग। भाई देते समय भी ऑपरेटिंग, वापस मिलते समय भी ऑपरेटिंग। बैंक में तुम्हारे ना बैलेंस है, बैंक में कैश में कुछ बैलेंस है, वो क्या है? पैसा आ जा थोड़ी रहा है, ना आ रहा है बता रहे हैं, ना जा रहा है बता रहे हैं। बैंक में तुम्हारे पड़ा है बैलेंस 50,000, वो तुम्हारे कैश के बराबर है, कैश इक्विवेलेंट है वो, कैश इक्विवेलेंट है। फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, तुमने बैंक में कुछ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर रखा है, वो भी कैश इक्विवेलेंट है। और एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश के इक्विवेलेंट होती है। बात आई समझ में? एक आधा क्वेश्चन कराता हूं फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? क्वेश्चन को समझना, ये जो पहले दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे रखा है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपको कुछ खर्चे दिखाए गए होंगे, कुछ इनकम्स दिखाई गई होंगी और आखिरी में प्रॉफिट दिखाया गया होगा। तो पहला काम तो एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस को पहचानो कि वो पहचानने के हैं, ऑपरेटिंग नहीं। हमें इस क्वेश्चन में किन की जरूरत पड़ती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो इसमें जितने एक्सपेंसेस दे रखे हैं इनमें से पहली बात तो नॉन ऑपरेटिंग है, तो उनको पहचान के अलग करो, क्योंकि उनका हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन में। ऐसे ही इनकम्स में अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन्हें ढूंढो, ऑपरेटिंग को छोड़ देना, नॉन ऑपरेटिंग को ढूंढो केवल। और फिर नीचे इसमें दे रखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, बिफोर टैक्स दिया होगा, और टैक्स पे करने के बाद आफ्टर टैक्स भी दिया होगा। जब हमको बिफोर टैक्स दिया है तो हमें बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करना होता है, ये आंसर चाहिए हमें, बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है पहले। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लिखो आप यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें दो कॉलम बनाने हैं बस, एक डिटेल का और एक टोटल का, एक डिटेल का और एक टोटल का। तो जितनी भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? बिफोर टैक्स है, हाँ बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स दी है आपके 1,16,000, 1,16,000 को आप यहाँ टोटल में लिख दो।
अब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करना होता है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं। क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स घटानी होती है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से पहचानो कौन कौन से हैं। पहला एक्सपेंस बोलो, मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग। ना एक्सपेंस बताओ, एक्सपेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सुनो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल कहते हैं। तो सेल हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, पहली बात। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड तो ऑपरेटिंग का हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हाँ, वो ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी वही हो गया। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग है, सारे सहमत हो? एम्प्लॉइज को जो हम बेनिफिट पे कुछ एक्सपेंस करते हैं वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है? सर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट समझा दो एक बार। फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट देखो, आपको क्या लग रहा है ये कैसा है? फाइनेंस कॉस्ट कैसा है? एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टमेंट है? मुझे तो फाइनेंसिंग लग रहा है ना तभी तो। अनस भाई आप बताओ, फाइनेंस कॉस्ट आपको कैसा एक्सपेंस लग रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फाइनेंसिंग एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस? फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग लग रहा है मेरे को तो। फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग, वेरी वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। क्यों होता है? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट का मतलब कीमत। सुनो, कॉस्ट का मतलब कीमत। अगर मैंने कहीं से लोन लिया बिजनेस के लिए तो वो कैसी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने अगर उस पे ब्याज दिया, कैसी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने उस लोन को रीपे किया, कैसी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन इस लोन को उठाने के लिए मुझे खर्च करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा? इस लोन को उठाने के लिए मुझे जो है कई कागजी कार्यवाहियों में पैसा खर्च करना पड़ा होगा, किसी को 5-10 हजार की चाय पानी भी पिलानी पड़ गई होगी, हाँ। तो वो कैसा है? वो फाइनेंस कॉस्ट है। वो कॉस्ट मतलब किसी जैसे इशू ऑफ शेयर को, इशू ऑफ शेयर कॉस्ट अगर आ जाए, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन शेयर्स को इशू करने में कुछ खर्च किया होगा मैंने, उसको इशू होने से पहले। वो खर्च, जैसे प्रोस्पेक्टस जारी किए होंगे लाख रुपए के, तो वो कैसी कॉस्ट है? वो कॉस्ट ऑफ इशुइंग शेयर्स है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मतलब भी सेम हुआ सिमिलरली। फाइनेंस कॉस्ट एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं होती, तो उसको बख्श देंगे यहां। अगला बताओ, अगला एक्सपेंस बताओ। हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बताओ, कैसे एक्सपेंसेस होंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? देखो, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है आप ये बताओ। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन एक इन्वेस्टिंग एक्सपेंस है, हाँ। और अमोर्टाइजेशन का मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है, लेकिन किस पर लगता है अमोर्टाइजेशन? इंटेंजिबल असेट्स पर लगता है, हाँ। तो अमोर्टाइजेशन बेसिकली क्या है? इंटेंजिबल असेट्स पे लगने वाला जो लॉस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं देते हैं, उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और वहीं अगर टेंजिबल असेट्स पे लग जाए तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस,
72,000 के बस। अदर एक्सपेंसेस हैं आपके 60,000, ये आएंगे नहीं ना? अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं? देखो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस में आपको दे रखे हैं फाइनेंस कॉस्ट, पहली आएगी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, 72,000 रुपए के। फिर आएंगे आपके अदर एक्सपेंसेस में गुडविल रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इतना ही तो है बस, और क्या आना है इसमें? जो नीचे दिए ना नोट्स में दिए ना अदर इनकम, वो कहाँ है? अदर इनकम, उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखो। इनकम्स अब देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स देखो, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या क्या है? ये क्या होंगी? ये लेस होंगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस होती हैं। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लैंड है 15,000 की। पहले ऊपर देखो, ऊपर सीधे रेवेन्यू वो तो छोड़ दो, अदर इनकम्स में ही आ जाओ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000, ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000, और एक आइटम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ऊपर की हटा कितना 18,000 की। हाँ 3,000, ये नहीं है, बस ये 3 है। अब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जितनी है इनको जोड़ के, अब जैसे 72, 30, 10, 1,12,000 ये आया, 1,12,000 में ये जोड़ने हैं, ऐड करने हैं, ये तो ऐड करो तो हो जाएंगे 2,28,000। इसमें से 18,000 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2,01,000, 2,10,000 हो जाएगा, 2,10,000। यहां तक हम पहुंच गए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह देते हैं, नहीं कह देते हैं? नेट प्रॉफिट के ऊपर कौन सा प्रॉफिट आता है इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये कैसा प्रॉफिट है? इसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको हम क्या लिखते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 2,10,000 का। अब आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस इसमें डालने हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का ही तो रिलेशन है वर्किंग कैपिटल से। हाँ, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। पर ध्यान रहे, करंट असेट्स में कुछ कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, उनको छोड़ देना है यहाँ पर। जो करंट असेट्स में कैश इक्विवेलेंट मिलेंगे उनको छोड़ देना, बाकियों का इस्तेमाल करना, और करंट लायबिलिटीज सारी इस्तेमाल करना खुल के। अब इस्तेमाल क्या करना है इसमें? जो छोटा वाला पेज भेजा है उसमें देखो, उसमें खाली करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के 2 बैलेंसेस दिए हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस। उसमें से आपको इसको सॉल्व करना है आगे। कुछ ऐड करोगे इसमें और कुछ लेस करोगे। क्या ऐड करोगे, क्या लेस करोगे, ध्यान से समझना। ऐड आप क्या करते हो और लेस आप क्या करते हो? हाँ, इसके लिए फंडा ध्यान रखना, लायबिलिटी को पॉजिटिव समझो, जहां जा रही है वैसे ही तुम भी चल दो। असेट्स को नेगेटिव समझना, लायबिलिटी को पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या समझना है कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस कर दो, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो आप माइनस कर दो। और अगर असेट्स की बात आए, असेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर दो, असेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आप प्लस कर दो। बात आई समझ में? बस इतना आप इसके आगे काम करो।
मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। 2,10,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इसको मैं ऊपर लिख मेरा जो सर करंट एसेट 24,000 की हो जाएंगी, 1,40,000 की थी, बढ़ के 1,80,000 की हो गई है। हाँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया था, ये 1,12,000। 1,40,000 की थी, 1,64,000 की हुई, 24,000 की बढ़ी है। 2,10,000। हाँ, अब देखो, अब इसमें ऐड क्या करोगे और लेस क्या करोगे, एक बार मुझे बताओ। पहली आइटम क्या है, करंट एसेट्स है। देखो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, 24,000 के बढ़ रहे हैं। नाम क्या लिखा है करंट एसेट्स का, इसका लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो करंट एसेट्स यानी हम क्या लिखेंगे, बढ़ रहे हैं तो माइनस में डालोगे, एसेट्स हैं तो इसको क्या लिखोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, 24,000 के। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है तो माइनस में डाल दो। सेम इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी है, 84,000 की थी, 1,15,000 की हो गई है। तो कितना बढ़ गया, 31,000 का इंक्रीज हो गया। फिर लाइबिलिटी है, ये ट्रेड पेबल बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने की, 13,000 की। और घट रही है कितनी, क्या नाम है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने, 2,000 रुपए। इतना करने के बाद देखो, जो माइनस वाला जो प्लस वाला है इसको तो सीधे प्लस कर दो, 13,000 यहां प्लस करो, 2,23,000 यहां, इसमें से 57,000 रुपए ये क्या करोगे, माइनस करोगे। अच्छा ध्यान रखना, पीछे भी मैं बताना भूल गया, ये प्लस होने हैं तो 13 लिखा, ये माइनस होने हैं 57, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये माइनस की फिगर है। 1,66,000। ये क्या आ गया, ये आ गया कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके बाद बस एक छोटा सा काम करना है, क्या, टैक्स पे कर दो, बस हो गया, टैक्स पे, टैक्स पेड। हाँ, तो कितना है वो बताओ, वो यहाँ पे कर दो, 36,000 का यहाँ से टैक्स पे कर दो। 1,30,000 रुपए ये आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई बात समझ में। तो पहली एक्टिविटी से हमको ऐसे काम करके निकालना होता है, किसी भी स्टेप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना, ये वाला जो स्टेप है ना, इंक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसमें आते हुए भी गलती हो जाती है बच्चों से। यहां तक से कोई क्वेश्चन है किसी का? नो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।